अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चे, मैं आप लोगों के सामने जो है ना कोशिश करूंगा कि तमाम चीज़ें एलेबोरेट कर दूं, लेकिन जिसने क्वेश्चन पूछना हो थोड़ा सा लाउडली पूछे। और सारे एट अ टाइम ना क्वेश्चन पूछें। जब एक बंदा बोल रहा हो तो कोशिश करें दूसरे को सुनने की हिम्मत पैदा करें। सो वन बाय वन जब आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो इट वुड बी पेपर बेटर लेट फॉर ऑल करेंगे, ऑफ अस। ठीक है। भाभी सुता पे आवन कोई ले हमारे घर रखी आंसर है कि मैं होना है। और अपने जाती मामलात ना बोलते रहे, जैसे अभी तो ये हो होते रहा है। थे को पूछ रहे यार कि मैं होना है कि मैं होना है। मैं पूछ रहा मन तो नहीं याद। तू गूगल ना करके देता। अच्छा वो वाला उस टाइम पे जब मैं जाग रहा है। तुम लड़की ने मैसेज की थी गांडी। ये आवाजें आ रही हैं पर सबको? मुड़े अपना माइक बंद करो। तुम मैं वो सवालिया निशान भेजा उसी सीन करके छोड़। इसका फिर हाल है, मेरे ख्याल में ना मैं सबको म्यूट ऑल कर देता हूँ। थोड़ी देर तक ना म्यूट ऑन करके जो है ना अनम्यूट करके जो है ना क्वेश्चन जी पूछ लिया सर। करूंगा। जी सर, ये म्यूट कर दें, ये मुड़ा स्नेकी नहीं बात आ। अच्छा बच्चे, सब लोग गौर से सुने। अभी जो हम लोग सिमुलेशन 2 के अंदर जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें, और जो प्रीवियस सिमुलेशन 1 के अंदर आप लोग पढ़ते रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वो डिफरेंस जो है वो कुछ इस तरह से है कि जितने भी आपने टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं उनमें मोस्टली जितने भी टॉपिक्स थे उनमें हम लोग उसकी फिजिक्स एक्सप्लेन करने के बाद उसकी मैथमेटिक्स डिफाइन करते थे। मैथमेटिक्स से क्या मुराद था, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती थी। देन उस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग आइटरेटिव फॉर्म बनाते थे, और उस आइटरेटिव फॉर्म को हम लोग कंप्यूटर के ऊपर सिमुलेट कर लेते थे यूजिंग सी शार्प, या आप कोई और भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सो एनी हो, हमारे पास जितनी भी प्रीवियस प्रॉब्लम्स थी फिजिक्स की थी, उसमें हमारे पास हर प्रॉब्लम का मैथमेटिकल मॉडल एग्जिस्ट करता था। सो वो प्रॉब्लम जिनमें हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल एग्जिस्ट करता है उनको हम लोग डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स का नाम देते हैं। यानी कि उसकी हमें इनपुट आउटपुट का पता है। उसके हमें जो है ना मैथमेटिकल स्टेप्स का पता है कि सपोज आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसमें गिवन डाटा क्या है, रिक्वायर्ड डाटा क्या है, और गिवन डाटा से आपने रिक्वायर्ड डाटा किन किन फार्मूलाज को यूज करते हुए निकालना है। तो आपको उस प्रॉब्लम की डिटेल सारी डिफाइंड होती थी इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और मैथमेटिकल मॉडल। बट साइंस के अंदर स्पेशली इन फिजिक्स हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका जो बिहेवियर है वो अनप्रडिक्टेबल होता है। अनप्रडिक्टेबल बिकॉज कि उनका जो मैथमेटिकल मॉडल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जस्ट लाइक आपके सामने एक एग्जांपल है। जो वेदर फॉरकास्टिंग है या स्टॉक एक्सचेंज है, उनके बिहाइंड उनके जो डाटा है उसके बिहाइंड आपके पास मैथमेटिकल मॉडल्स एग्जिस्ट नहीं करते। सो टू सिमुलेट दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिनमें हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल एग्जिस्ट नहीं करते, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो है ना प्रॉब्लम्स का नाम देते हैं। बट मोस्टली कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो प्रॉब्लम है उनके बिहाइंड भी मॉडल एग्जिस्ट कर सकता है, बट वो जो मॉडल होता है उसमें जो इंटरनल पैरामीटर्स होते हैं उनकी वैल्यूज में थोड़ा सा चेंज करने की वजह से उसका जो एंड रिजल्ट होगा उसमें बहुत ज़्यादा एब्रप्ट चेंजिंग आएंगी। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर पहली बात तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम के बिहाइंड मैथमेटिकल मॉडल नहीं होगा, लेकिन अगर होगा भी तो उस मॉडल के अंदर पैरामीटर्स के अंदर लिटिल बिट चेंज जो है वो एक लार्ज जो है ना वेरिएशन इन आउटपुट शो करेगी। सो जस्ट लाइक आपने एक एग्जांपल देखी होगी, जो लॉरेंस मॉडल था उसमें आप लोग आर की वैल्यू को चेंज करते थे तो आउटपुट में अब्रप्ट चेंजिंग आती थी। तो जो लॉरेंस मॉडल है वो बेसिकली क्योटिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें तीन इक्वेशंस को जो है ना शॉर्ट करके लिखा हुआ है। सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम के बिहाइंड मैथमेटिकल मॉडल एग्जिस्ट कर सकता है, बट दैट मॉडल would be such kind of complex कि उसमें इंटरनल वेरिएबल्स की या पैरामीटर्स की वैल्यूज को लिटिल बिट चेंज करने से उसके जो बिहेवियर है उसमें ड्रास्टिकली चेंज आए।
तो जो हमारे पास मिड के बाद जितने भी सिमुलेशन 2 के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, अपार्ट फ्रॉम फ्यू 2 और 3 टॉपिक्स, हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे। और वो प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनके बिहाइंड मैथमेटिकल मॉडल नहीं होगा, बट अगर मैथमेटिकल मॉडल नहीं है तो देन उसको उन सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग रैंडम नंबर्स का सहारा लेंगे। यानी कि जितने भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक या क्योटिक सिस्टम्स होंगे उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो है ना मैथमेटिकल मॉडल की बजाय हम लोग रैंडम नंबर्स का सहारा लेंगे। So, before discussing any kind of problem relevant to topic, हम लोग पहले ये देखते हैं कि अगर हमने इन प्रॉब्लम्स को सी शार्प के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग रैंडम नंबर्स किस तरह से जनरेट करवा सकते हैं। डेफिनेटली अब क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं रैंडम नंबर्स की, तो प्रोग्राम जब करते हैं तो कोई ना कोई फार्मूला लिखते हैं, देन ही उसकी वैल्यूज जनरेट होती हैं। अगर रैंडम नंबर जनरेट करवाने तो देन सी शार्प के ऊपर आपको कोई ना कोई फार्मूला लिखना पड़ेगा। बट जिस तरह से रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए नॉर्मली हम लोग डेटाबेस कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि उन डेली बेसिस हम लोग कहते हैं कि 11 बजे जो है ना टेम्परेचर की जो वैल्यू है उसको मेजर कर लें, तो वो जो है ना वो पिछली डेट्स के साथ मैच भी कर सकती हैं। इवन डेसिमल पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे तो वो कभी भी मैच नहीं करेगी। सो जो बिहेवियर होगा वो काइंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल होगा और क्योटिक होगा, जिसके बिहाइंड मैथमेटिकल मॉडल को बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो जब हमने किसी भी रैंडम नंबर्स को जनरेट करवाने के लिए जो है ना प्रोग्राम बनाना है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने पहले एक्सपीरियंस किया होगा जिसका भी हमने प्रोग्राम बनाना है, इवन अगर हम लोग कंडीशंस भी यूज करें तो दरमियान में हमें फार्मूलाज यूज करने पड़ते हैं। सो इफ यू वांट टू जनरेट रैंडम नंबर्स थ्रू प्रोग्रामिंग, तो देन हमारे पास कोई ना कोई फार्मूलाज होने चाहिए। सो सी शार्प के अंदर तो बिल्ट इन क्लास है, लेकिन बिल्ट इन क्लास के बिहाइंड एक एल्गोरिथम है जिसको यूज करते हुए वो रैंडम नंबर जनरेट करवाता है। मोस्ट प्रोबेबली वो थ्योरी का जो टीचर है वो आपको डिटेल के साथ उसको एक्सप्लेन कर देगा। उस जो है ना एल्गोरिथम का नाम मैं आप लोगों के सामने प्रोनाउंस कर देता हूँ, लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल एल्गोरिथम है, या उसको लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल जनरेटर का नाम भी बोलते हैं। सो उसको यूज करते हुए रैंडम नंबर जनरेट करवाए जाते हैं। उसके अंदर जो है ना डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि जो है ना कौन सा वेरिएबल की वैल्यू किस तरह की रखेंगे तो आपके पास जो है रैंडम नंबर्स कितने प्योर रैंडम नंबर जनरेट होंगे। सो वो एल्गोरिथम जो है मोस्ट प्रोबेबली आपको जो थ्योरी का टीचर है वो डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर देगा। सो फॉर अवर लैब पर्पस यू मस्ट नो कि जब हम लोग रैंडम क्लास यूज कर रहे होंगे सी शार्प की, तो उसमें जो है ना रैंडम क्लास यूज कर रहे होंगे तो उसके बिहाइंड जो है वो लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल जनरेटर जो है ना वो जनरेटर जो है ना वो यूज किया हुआ है। सो फॉर दिस सेक मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है सी शार्प का। उसमें मैंने उसका जो प्रोग्राम का नाम रखा हुआ है वो कियोस के नाम से है, बट आप कोई भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली पता होगा जो रेलिवेंट फाइल्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे जो है ना सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आती हैं। राइट स्पैन के अंदर अगर आप लोग उसके अंदर देखें तो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होता है। यहाँ पे आपके पास फार्म और उससे रेलिवेंट जो आप मजीद क्लासेस इसके अंदर ऐड करेंगे वो यहाँ पे पड़ी होंगी, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इनको एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपके पास जो है ना यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं आ रहा तो देन जो है आप यहाँ पे व्यू में जाएंगे, तो व्यू में जाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ ऑप्शन आ रही होगी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर की। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपको शो करवा देगा। सो इसको भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। बट नाउ कमिंग टूवर्ड्स हमने रैंडम नंबर्स को यूज करना है, तो इस फार्म के ऊपर ये फार्म एक आपके पास एक प्लेइंग ग्राउंड है। इस ग्राउंड को आपने अपनी मर्जी से डिजाइन करना है फॉर योर डिजायर्ड सिमुलेशन। इस फार्म को यूज करते हुए आप इसी फार्म को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर जो सी भी गेम बनाना चाहें गेम बना सकते हैं। सिमुलेशन यहाँ पे डिजाइन करना चाहते हैं किसी प्रॉब्लम की, वो सिमुलेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं।
हैं, कोई आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, जस्ट लाइक वो जो डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर होता है, आप डिफरेंट जगहों पे जाके देखते हैं, मॉल्स के अंदर या डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर या जो मेडिकल स्टोर्स के अंदर उनके पास सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, उस तरह के सॉफ्टवेयर भी आप बनाना चाहें तो विद द लिटिल बिट एक्स्ट्रा नॉलेज आप इसी फॉर्म को यूज करते हुए बना सकते हैं। सो इट्स मीन कि ये आपके पास जो फार्म है ये एक प्लेइंग ग्राउंड है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन कि ये किस गेम का प्लेइंग ग्राउंड है, वो आपके पास क्रिकेट का बन सकता है कि आप इसके ऊपर ऐसे टूल्स ले आए जो कि जो है ना क्रिकेट गेम के लिए, आप फुटबॉल के लिए इसको डिजाइन करना चाहते हैं, फुटबॉल के लिए अकॉर्डिंग टू दैट बना सकते हैं। जस्ट लाइक आपके पास एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सो जो फर्दर अब आपने इनको डिज़ाइन किस तरह से करना है, डेफिनेटली सपोज करें कि एक जो मिस्त्री है उसने कोई चीज़ बनानी है तो उसके पास औजार होने चाहिए। सो अगर आपने यहाँ पे सिमुलेशन परफॉर्म करनी है, वो आपकी गेम डेवलपमेंट हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकती है, वो आपकी वेब डेवलपमेंट हो सकती है, जो भी आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो इसको डिज़ाइन करने के लिए आपके पास औजार मतलब टूल्स होने चाहिए, और टूल्स हमेशा टूल बॉक्स के अंदर होते हैं। तो लेफ्ट पोर्शन के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको टूल बॉक्स नजर आ जाएगा। अगर सपोज करें अगेन नहीं नजर आता तो आप लोग दोबारा से फिर व्यू में जाके यहाँ पे टूल बॉक्स को सर्च कर सकते हैं। टूल बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है। सो ये नॉर्मली जो है कुछ इस तरह से नहीं आएगा, ये तमाम जो है ना वो मिनिमाइज किया होता है इस फॉर्म के अंदर। तो आप इनको मिनिमाइज किया होता है, आप सिर्फ एक ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तमाम जितने भी टूल बॉक्स हैं, टूल बॉक्स के अंदर जितने भी टूल्स हैं उसको अल्फाबेटिकली अरेंज किया हुआ है आफ्टर बैकग्राउंड वर्कर के बाद। तो इनमें मोस्टली कुछ आपने यूज किए होंगे सिमुलेशन 1 के अंदर, बट सिमुलेशन 2 के अंदर हमारे पास काफी ज्यादा टाइम होगा। सो अगर आप लोग अपार्ट फ्रॉम सिमुलेशन इन टूल्स को यूज करते हुए कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं तो अगर आप लोग एफर्ट करेंगे और मुझसे हेल्प चाहते होंगे तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा, ताकि आप सिर्फ जो है ना सिमुलेशन और टीचिंग से हट के भी अगर फ्रीलांसिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी जाना चाहते हैं तो देन आप लोग सी शार्प को यूज़ करते हुए किस तरह से कैरियर बना सकते हैं वो भी मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। बट डेफिनेटली उसके लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगी, मैं जस्ट आप लोगों को गाइड कर सकूँगा। सो जो है ना हम लोग चूंकि रैंडम नंबर्स को डिस्कस करना है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एक बटन को ड्रैग करके ले आऊंगा, या फिर आप सिंपली ये कर सकते हैं कि बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे बटन को ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब इस बटन के ऊपर टेक्स्ट जो लिखा हुआ आ रहा है वो बटन 1 है। इस बटन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप लोग यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। बटन के ऊपर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में चले जाएं। राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, आप इसके साथ खेल सकते हैं। इसकी डिजाइनिंग, इसके ऊपर इमेज, इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करना चाहें कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। स्टाइल किस तरह का रखना चाहते हैं, इसको बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, इसका बैक कलर किस तरह का रखना चाहते हैं, इसके ऊपर कोई इमेज लगाना चाहते हैं, तो देन इट टोटली अप टू यू कि आप इसके साथ क्या परफॉर्म करना चाहते हैं। सो मैं इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सपोज इसका टेक्स्ट जो है वो बेसिक जो है ना रैंडम नंबर्स कह देता हूँ। ठीक है। अब ये काफी ज्यादा लेंथ में है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे आके इस बटन की जो विड्थ है उसको भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो भी मैंने वहां पे रखा था जस्ट प्रेसिंग एंटर, वो उसने यहाँ पे उसका जो टेक्स्ट है वो उसी तरह से मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है। सो अब मैं जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए एक चीज मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो तमाम चीजें बोलता जाऊं जो आपने पहले सुनी है या की है या नहीं की, ताकि मैं जब हर मर्तबा चीज बोलूं तो मुझे ये ना हो कि जो है ना आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, या मोस्टली स्टूडेंट्स ये कह दें कि हमने ये चीज नहीं पढ़ी हुई। सो इट्स बेटर कि मैं तमाम चीजें आप लोगों के सामने डिस्कस कर दूं, ताकि आप लोगों को जो है ना ये ना प्रॉब्लम रहे कि हमने ये पहली चीज नहीं पढ़ी हुई, या फिर आप लोग जो है ना ये ज्यूम ना कर लें
कि जो है ना हमें प्रोग्रामिंग से मसला है। बच्चे अगर प्रोग्रामिंग का कोई भी मसला है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। आप छोटे से छोटे प्रोग्राम से शुरू करके सीखने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ट्राई टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द ग्रुप, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो। और ग्रुप में पूछने का एक और फायदा भी होता है कि अगर कोई आपसे जेलस है तो वो भी काम करना शुरू हो जाएगा जब आप क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। तो एक क्लास के अंदर ना लर्निंग का इन्वायरमेंट पैदा होता है। सो कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं वो ग्रुप के अंदर पूछें, और जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे आप उतना ज्यादा लर्न करेंगे। सो नाउ जब मैं ये बटन है, ये जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो जो भी फॉर्म होगा, ये फर्स्ट टाइम मैंने अभी प्रोग्राम बनाया तो दैट विल टेक टाइम लिटिल बिट। ये 19 वेरिएंट है तो कुछ सेकंड्स लेगा। तो हर दूसरी मरतबा जब एग्जीक्यूट करेंगे तो थोड़ा सा फास्टली होगा। सो फर्स्ट रन के अंदर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो बच्चे देखिए, जो भी मैंने प्रोग्राम फॉर्म डिजाइन किया हुआ था वो मेरे पास इस तरह से शो हो गया है। नाउ ये बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अगर हम लोग इसको समझ लें तो चीजें प्रोग्रामिंग की समझ आना शुरू हो जाएंगी। सपोज हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देन हम लोग क्लिक का एक इवेंट परफॉर्म करते हैं। उस इवेंट को हैंडल करने के लिए बिहाइंड कोई ना कोई कोडिंग होनी चाहिए, या उस इवेंट को हैंडल करने के लिए कोई ना कोई इवेंट हैंडलर होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो क्लिक का एक इवेंट है जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं। उस इवेंट को हैंडल करने के लिए बिहाइंड कोडिंग होनी चाहिए। तो वो जो कोडिंग होगी वो बेसिकली इस क्लिक के इवेंट के हैंडलर में होगी। सो क्लिक के इवेंट के हैंडलर को तक जाने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। इसके ऊपर जैसे ही बटन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो वो मुझे जो है उसके क्लिक के इवेंट के पास, इवेंट हैंडलर के पास ले जाएगा। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बटन 1 की क्लिक का इवेंट हैंडलर है जस्ट लाइक एक फंक्शन है। बट ये तभी कॉल होगा जब आप वहां पे बटन के ऊपर क्लिक परफॉर्म करेंगे। जब आप क्लिक परफॉर्म करेंगे तो जो भी आप इसकी विसिनिटी के अंदर से स्टार्टिंग ब्रैकेट से एंडिंग ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो 1 लाइन का भी हो सकता है, 10 लाइन का भी हो सकता है, 1000 लाइन्स का भी हो सकता है, वो सारे का सारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नाउ ये इवेंट हैंडलर जो है वो कहाँ पे जनरेट करते हैं, थोड़ा सा एनवायरनमेंट को समझते हैं। ये जो ऊपर सारी ये नेम स्पेसेस ऐड हैं, ये जस्ट लाइक आपके पास बिल्ट इन क्लासेस हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं टू include internal classes of the C Sharp या Visual Studio या .NET फ्रेमवर्क। सो अगर आप अपनी कोई लाइब्रेरी बनाते हैं या अपनी कोई नेम स्पेस बनाते हैं तो उसको भी अगर हमने अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। नाउ मैंने जो प्रोजेक्ट का नाम रखा था वो कुछ इस तरह से था, नेम स्पेस, सॉरी, नेम स्पेस। जो मैं प्रोजेक्ट का नाम रखूंगा वो आपके पास नेम स्पेस होगी। और नाउ ये नेम स्पेस क्या चीज है, इसको मैं थोड़ा सा एड्रेस कर देता हूँ। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर अपने कोड को मिनिमाइज करते हैं कुछ इस अंदाज में कि अगर कोड रिपीट हो रहा है मोर देन वंस तो देन उसका हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। जैसे सपोज करें आपको एक प्रॉब्लम के अंदर फैक्टोरियल 10 मरतबा कैलकुलेट करना पड़ता है, तो एक मरतबा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए आपको 5 लाइन लिखनी पड़ेगी, और 10 मरतबा करने के लिए आपको 50 लाइन लिखनी पड़ेंगी। और वो 50 की 50 लाइन्स बेसिकली 5 लाइन ही है, लेकिन वो रिपीटेडली जो है ना वो राइट की होंगी। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर वो फैक्टोरियल का जो है ना वो फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन के अंदर 5 लाइन्स आ जाती हैं, इसके अलावा हम लोग उसको 10 जगहों पे कॉल करते हैं। तो देन जो है ना वो
तकरीबन 15 लाइन्स के अंदर वही कोड आ जाता है। और हमें एफिशिएंसी ये मिलती है कि हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, लॉजिकल या सिंटेक्स एरर, तो हम लोग इजीली डिफाइन कर पाते हैं कि कहाँ पे एरर है। सो फंक्शन जो है वो बेसिकली हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर कम से कम कोड रखें। और उसके बाद अगर हमारे पास हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस को इकट्ठा कर दें तो आपके पास क्लास बन जाती हैं। ठीक है, जैसे ये मैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है। दूसरी टर्म्स क्या है उनको भी मैं डिफाइन कर दूंगा। ये जस्ट लाइक ये फार्म कंस्ट्रक्टर की तरफ भी मैं बाद में आता हूँ। क्लास आपके पास बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है। और जो नेम स्पेस होती है वो आपके पास कलेक्शन ऑफ क्लासेस होती है। नेम स्पेस जो है वो आपके पास कलेक्शन ऑफ क्लासेस होगी। मीन अगर हमने दूसरी क्लास बनानी है तो यहाँ पे एंटर प्रेस करके हम लोग पब्लिक या प्राइवेट क्लास और आगे एबीसी और उसके अंदर जो है ना दूसरी क्लास बना सकते हैं। सो यानी कि नेम स्पेस जो होगी वो कलेक्शन ऑफ क्लासेस होगी और क्लास जो है वो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स होगी। सो किसी भी क्लास के अंदर जैसे ये हमारे पास क्लास है, ये फॉर्म 1 की क्लास है। किसी भी क्लास के अंदर अगर सेम नाम का कोई फंक्शन टाइप सा डिफाइन होया हुआ है और उसकी रिटर्न टाइप नहीं है, रिटर्न टाइप यहाँ पे वॉइड, डबल या इंटीजर या स्ट्रिंग कुछ इस तरह से नहीं लिखा हुआ, तो इट्स मीन ये उस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर हमेशा उस क्लास के इंटरनल वेरिएबल्स को या कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। वो जो जो आपके पास कंस्ट्रक्टर है वो उस क्लास के इंटरनल वेरिएबल्स को या पैरामीटर्स को या कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। अब ये इनिशियलाइज कंपोनेंट्स क्या चीज है, बिफोर डिस्क्राइबिंग दिस वी मस्ट नो कि ये डॉट लगा के यहाँ पे फॉर्म क्या लिखा हुआ है। ये फॉर्म हमारे प्रोजेक्ट की क्लास है और ये जो FORM फॉर्म है, ये जो फॉर्म 1 है हमारे प्रोजेक्ट की क्लास है क्योस प्रोजेक्ट की। और जो FORM फॉर्म है ये जो बिल्ट इन क्लास है। तो ये डॉट का बेसिकली क्या मतलब है कि जो जो फॉर्म 1 की क्लास है, ये जो फॉर्म 1 की क्लास है वो इनहेरिट हुई हुई है फॉर्म से, बिल्ट इन क्लास से। इनहेरिट का क्या मतलब है कि ये जो पेरेंट क्लास है इसके जो फीचर्स हैं वो फॉर्म 1 एज इट इज उसी तरह इस्तेमाल कर सकता है जिस तरह से ये फॉर्म खुद से कर सकता है। मेन ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। पेरेंट के कुछ रिसोर्सेज चाइल्ड जो हैं वो खुद से इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। सपोज जैसे गाड़ी है फादर की, तो वो चाइल्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन बेस्ड अपॉन एक्सेस राइट्स के फादर के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो पासवर्ड्स हैं वो हो सकता है चाइल्ड को ना दे। तो मीन इसका मतलब ये है कि ये जो इनहेरिटेंस हुई हुई है वो दैट विल डिपेंड्स अपॉन द एक्सेस राइट्स कि वो पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। शायद आपने प्रीवियस लेक्चर्स प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर पढ़ा होगा, बट ना आई एम नॉट गोइंग टू गो फर्दर इन डिटेल, बट जस्ट टू डिफाइन यू द एनवायरनमेंट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि ये फॉर्म 1 जो है हमारे प्रोजेक्ट की क्लास है और वो इनहेरिट हुई हुई है बिल्ट इन क्लास के साथ। और जो बिल्ट इन क्लास के कुछ फीचर्स जो हैं वो हमारी फॉर्म 1 की क्लास यूज करेगी क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है। ये जो फॉर्म 1 जो है वो हमारे पास चाइल्ड क्लास है और फॉर्म 1 जो है वो हमारे पास चाइल्ड क्लास है और फॉर्म जो है वो बिल्ट इन क्लास है। और ये जो इनिशियलाइज कंपोनेंट वाला फंक्शन है वो फॉर्म की क्लास का फंक्शन है। और वो कौन यूज कर रहा है, फॉर्म 1 यूज कर रहा है। और ये इनिशियलाइज कंपोनेंट बेसिकली हम लोग इस फॉर्म के डिजाइनर के ऊपर जो भी कंपोनेंट्स लगाते जाएंगे उसके बिहाइंड ये ऑटोमेटिकली कोड करता है, जो कि अगर आप लोग जानना चाहें तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये जो इनिशियलाइज कंपोनेंट फॉर्म 1.cs के अंदर अगर आप जो यहाँ पे आके क्लिक करें तो ये जो designer.cs है, फॉर्म 1.designer.cs, इसके ऊपर अगर आप लोग आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आके ये पार्शियल क्लास है। यहाँ पे इनिशियलाइज कंपोनेंट का एक फंक्शन पड़ा होगा, वहाँ पे देखिए हमने एक बटन 1 लगाया है। अगर आप दूसरा बटन लगाएंगे तो यहाँ पे बटन 2, टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी आ जाएगा। सो जो जनरेटेड कोड है बिहाइंड वो यहाँ पे आता जाएगा। ये इनिशियलाइज कंपोनेंट का फंक्शन पड़ा हुआ है। यहाँ से मैंने ये मिनिमाइज होया हुआ था, इसको मैंने मैक्सिमाइज किया है, तो ये इनिशियलाइज कंपोनेंट का फंक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि बटन 1 उसके
ऊपर आपने लगाया है उसकी लोकेशन क्या है, उसका नेम क्या है एंड सो ऑन, उसका जो टेक्स्ट है वो तमाम और उसकी लोकेशन वगैरह सारी डिफाइन की हुई है। सो हम लोग नॉर्मली इसके साथ प्ले आउट नहीं करते, बट ये सारा जो कोड है वो जो है ना सी शार्प बिहाइंड ऑटोमेटिकली जनरेट करता रहता है। सो अगर आप बटन 2 लगाएंगे तो सिमिलरली यहाँ पे अभी देखिए आपके पास बटन 1 का ही कोड है, तो बटन 2 का नहीं है। आप बटन 2 लगाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे तो डेफिनेटली जो है ना वो उसी तरह से काम करना शुरू कर देगा। बटन 2 का भी कोड लिख देगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 का भी कोड लिख देगा। सो हमारे पास जो नॉर्मली हम लोग इसकी तरफ नहीं आते। सो ये जो इनिशियलाइज कंपोनेंट वाला फंक्शन है, तो ये इस फार्म 1 की क्लास के अंदर कॉल हो रहा है, तो किसके कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल हो रहा है। तो इसका मतलब है जब भी हम लोग प्रोजेक्ट लाएंगे तो फार्म 1 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर किसको क्या कर रहा होगा, उस फार्म के डिजाइनर के ऊपर जितने भी आपने कंट्रोल्स लगाए होंगे उनको इनिशियलाइज करवा रहा होगा थ्रू दिस फंक्शन। क्योंकि ये जो फंक्शन है कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली कोड लिखता जाता है। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी इस चीज की कि कंस्ट्रक्टर जो है क्या काम करता है, वो उसके ऊपर कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करवाता है, और जो है ना कंपोनेंट्स को या वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्टर हमेशा इनिशियलाइज करवाता है, और कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो क्लास नेम के साथ होता है। ये फार्म 1 है तो यहाँ पे भी आपके पास फार्म 1 है। सो नाउ ये आपके पास बटन 1 की क्लिक का इवेंट है और इवेंट हैंडलर है। जब भी हम लोग क्लिक वहां पे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो भी कोड लिखा होगा वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसमें मैं टेक्स्ट लिख देता हूं कि CPS2, ठीक है, वेलकम टू CPS लैब। ठीक है, और जैसे मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो आपके सामने जो है पहले फार्म शो होगा, देन उस फार्म के ऊपर जैसे मैं बटन 1 की ऊपर क्लिक करूंगा तो उसके क्लिक इवेंट हैंडलर में जाएगा। इवेंट हैंडलर में हमने एक लिखा हुआ है कि मैसेज बॉक्स शो करे, और उस पर क्या लिखा हुआ आ जाए, वेलकम टू CPS2 लैब। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी क्लिक के इवेंट हैंडलर के में जो भी कोड लिख देंगे वो सारे का सारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो नाउ हमारा जो टॉपिक है वो रैंडम नंबर्स है। सो आई विल प्रेफर कि हम लोग उन रैंडम नंबर्स को डिस्कस करें। रैंडम नंबर्स की हमारे पास बिल्ट इन क्लास है। सो जैसे मैंने आर एन रैंडम लिखा, मैं इसको ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ RND इज इक्वल टू न्यू रैंडम। अब जैसे मैं इसको, आप लोग बच्चे एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करनी है तो जल्दी नहीं करनी, चीजों को समझना है ताकि आप लोग खुद से भी कोड लिखने के काबिल हो जाएं। रट्टा नहीं मारना, बहुत चीजें आसान हैं अगर आप लोग थोड़ी सी एफर्ट करें तो। रट्टा मारने से जान छूट जाएगी। सो जैसे आप लोग यहाँ पे आके इस तरह की चीज यूज करें तो स्टार्टिंग ब्रैकेट जैसे ही प्रेस की तो यहाँ पे देखें वो हमें हेल्प आउट कर रहा है। वो कह रहा है कि रैंडम जो कंस्ट्रक्टर है ना, जब भी हम लोग इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जो सी भी क्लास होती है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है यहाँ पे न्यू के जरिए। सो जो रैंडम क्लास है उसका जब हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि उस रैंडम क्लास के दो कंस्ट्रक्टर्स हैं। पहला कंस्ट्रक्टर जो है जो आपके पास इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ रैंडम क्लास यूजिंग अ टाइम डिपेंडेंट डिफॉल्ट सीड वैल्यू। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू कोई नहीं पास करेंगे तो वो आपके सिस्टम के क्लॉक की वैल्यू को यूज करेगा। ये मैं बाद में बताऊंगा कि सिस्टम की क्लॉक की वैल्यू यूज होगी या आप जब यहाँ पे नंबर कोई पास करेंगे तो उस केस में डिफरेंस क्या आएगा। बट हम लोग ये चीजें वेरीफाई भी करेंगे जो मैं यहाँ पे बोलूंगा बार बार एग्जीक्यूट करके। जब आप लोग यहाँ पे कोई नंबर पास करेंगे तो जब भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो रैंडम नंबर जनरेट होगा वो हमेशा सेम होगा। जब भी आप एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम बंद करके, जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तो जो उनसे भी रैंडम नंबर 1 या 10 आप जनरेट करवाते हैं तो जो 10 एक मरतबा एग्जीक्यूशन में जनरेट होंगे वो दूसरी एग्जीक्यूशन में भी जनरेट होंगे, वो तीसरी एग्जीक्यूशन में भी जनरेट वही होंगे। सपोज पहली एग्जीक्यूशन के अंदर जो नंबर सीक्वेंस जनरेट हो रहे थे वो 7, 5, 11
कुछ इस तरह से जनरेट, दूसरी मरतबा आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वही 7 5 11 उसी सीक्वेंस में जनरेट होंगे, यानी कि सेम सीक्वेंस जनरेट होगी। सपोज आप यहाँ पे 45 पास कर देते हैं, कुड बी एनी वैल्यू। ये जो लीनियर कॉन्ग्रेंशियल एल्गोरिथम जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से बोला, उसकी स्टार्टिंग या गेस वैल्यू है जहां से वो इनिशियलाइज करेगा। तो जब भी आप इस तरह से फिक्स वैल्यू पास करेंगे तो देन आपके पास क्या होगा, जब भी रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे वो हमेशा फिक्स होंगे हर एग्जीक्यूशन के ऊपर। लेकिन अगर आप इसको खाली रख देते हैं तो वो क्या करेगा, सिस्टम क्लॉक को यूज करेगा। और सिस्टम क्लॉक जब यूज करेगा तो आप एक मरतबा एग्जीक्यूट करते हैं तो जो रैंडम नंबर्स आएंगे वो दूसरी मरतबा की एग्जीक्यूशन के रैंडम नंबर से डिफरेंट होंगे। मतलब एक मरतबा अगर 7 5 11 के जनरेट हुए हैं तो दूसरी मरतबा 7 5 11 नहीं जनरेट होंगे। 7 5 11 जनरेट हो सकते हैं लेकिन उनका सीक्वेंस ये नहीं होगा 7 5 11। हो सकता है 5 हो सकता है 5 17 19 जनरेट हो जाए, ठीक है। लेकिन वो सीक्वेंस पहले वाला दूसरी तीसरी मरतबा एग्जीक्यूट करेंगे तो हो सकता है 5 7 17 ना जनरेट हो, आपके पास 16 24 36 जनरेट हो रहे हो। तो जो मेजर डिफरेंस है, अगर आप यहाँ पे नंबर पास करेंगे तो देन हर एग्जीक्यूशन के ऊपर जो पैटर्न ऑफ नंबर होगा वो सेम होगा, ठीक है। और अगर आप नंबर नहीं पास करते तो वो सिस्टम क्लॉक यूज करेगा। सिस्टम क्लॉक आपको पता है सेकंड्स में चेंज हो रहा होता है, तो एक मरतबा एग्जीक्यूशन के बाद जब आप दूसरी मरतबा में जाएंगे तो सिस्टम क्लॉक चेंज हो चुका होगा और उसके बाद जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी और हर मरतबा वो फिर आपके सामने डिफरेंट नंबर जनरेट करवाएगा। सो हम लोग इस चीज को वेरीफाई करेंगे थोड़ी देर तक। सो अब ये R&D जो वेरिएबल है वो रैंडम क्लास का है। इस R&D के जरिए हम लोग क्या करेंगे, रैंडम नंबर जनरेट करवाने की कोशिश करेंगे। सो R&D डॉट में करूंगा तो उसके अंदर जो कुछ फंक्शंस हैं उनको हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से फंक्शन हैं। इसमें हम लोग नेक्स्ट और नेक्स्ट डबल को यूज करेंगे, बाकियों को नेक्स्ट बाइट का जो फंक्शन है उसको बाद में देखेंगे। सो पहले हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट का फंक्शन है वो क्या जनरेट करवाएगा। और अब देखिए मैं मजीद दोबारा से फिर स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे रुक गया। यहाँ पे जैसे रुका तो वो मुझे अगेन ये कह रहा है कि नेक्स्ट का जो फंक्शन है, नेक्स्ट का जो फंक्शन है वो रैंडम क्लास का फंक्शन है और उसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। उसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। इस चीज को अगर हम समझते हैं तो हम लोग इजीली प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट फंक्शन जो है वो रैंडम क्लास के अंदर 3 मरतबा इंप्लीमेंटेड है, जिसमें से पहली इंप्लीमेंटेशन ये है कि आप इसके आर्गुमेंट्स खाली रख दें। रैंडम नेक्स्ट फंक्शन जो है वो रैंडम क्लास का वेरिएबल है और जो है ना इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और ये 3 मरतबा इंप्लीमेंटेड है, जिसमें से जो एक इंप्लीमेंटेशन है वो ये वाली है, ठीक है। अब आपने दूसरी इंप्लीमेंटेशन देखनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो वो देखें उसने सेकंड इंप्लीमेंटेशन दिखा दी कि नेक्स्ट फंक्शन, उसमें आप मैक्सिमम वैल्यू पास करेंगे और वो आपको क्या रिटर्न करवाएगा, इंटीजर रिटर्न करवाएगा। फिर क्लिक करेंगे इस एरो के ऊपर तो देन आपको, अगर ये एरो पे नहीं क्लिक करना तो जो कीबोर्ड के ऊपर 4 एरोस बने हुए थे डाउन, और आप एरोस को क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो रोटेट करेगा। सो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पास करेंगे तो वो इन बिटवीन जो नंबर जनरेट करे। बट हम लोग इनको 1 बाय 1 देखेंगे। सो जब हम लोग इसको खाली रखेंगे, जब हम लोग इसको खाली रखेंगे तो ये हम पे देखें कह रहा है कि रिटर्न्स अ नॉन नेगेटिव रैंडम इंटीजर, यानी कि वो नॉन नेगेटिव से क्या मुराद है, वो नेगेटिव माइनस वाला नंबर जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। और इंटीजर जनरेट करेगा तो इसका मतलब ये है कि एक इंटीजर जो है वो 4 बिट के अंदर स्टोर होता है, सॉरी 4 बिट के अंदर स्टोर होता है। इंटीजर जो है वो 4 बाइट के अंदर सॉरी स्टोर होता है। तो 4 बाइट जो है वो 32 बिट्स बनती हैं। तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो मैक्सिमम 32 बिट्स के अंदर स्टोर हो सकता है, ये नेक्स्ट फंक्शन जो है वो वाला मैक्सिमम नंबर जनरेट करवा सकता है। उससे छोटा भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम जो नंबर है वो वाला होगा जो 32 बिट्स में मैक्सिममली पूरा आ सकता है, या उससे छोटा भी हो सकता है। सो किसी ने क्वेश्चन के लिए रेज हैंड किया है, सो लेट्स सी कि किसने किया है। सर आपने क्या कि वो नॉन नेगेटिव रिटर्न करवाएगा जब हम ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखेंगे। सर पॉजिटिव ही क्यों करवा रहा है, नेगेटिव क्यों नहीं करवा सकता? वो देखिए हमें नंबर से गर्ज है, नेगेटिव जस्ट लाइक जिस तरह से वेक्टर्स के अंदर होता है डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो आप नेगेटिव, आप उसके अगर आपने नेगेटिव रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं तो देन आप जस्ट माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है।
तो जो उसका सिंटेक्स है वो क्या कहता है कि वो आप रैंडम नंबर जनरेट करवा लें, आपने प्लस करना है तो उसको प्लस रहने दें, माइनस करना है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करवा दें। जी बोल सकते हैं क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू। सर जी हेलो बोले 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 क्वेश्चन। सर, मैंने पूछना था कि सिर्फ एक ही इंटीजर करवाएगा, मतलब कि अगर एक से ज्यादा भी करवा सकते हैं कि नहीं? फिर एक से ज्यादा करवाने हैं तो इसको हम लोग लूप में रख देंगे। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये जो ऊपर मैसेज बॉक्स है वहां से क्वेश्चन है कि वो जो हम इससे पहले कमांड पढ़ते थे रीड लाइन की, उसके अंदर जी। इसमें मैसेज बॉक्स में क्या डिफरेंस है? बच्चे मैसेज बॉक्स जो है वो आपको जस्ट आपकी टेम्परेरी आउटपुट शो करवा रहा है। इस मैसेज बॉक्स से हम लोग इनपुट नहीं ले सकते। जैसे आप वहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन करते थे ना कि आप आउटपुट शो करवाते थे, तो सिमिलरली मैसेज बॉक्स एक छोटा सा बॉक्स आपके सामने शो हो जाता है जिसपे आप अपनी आउटपुट को शो करवा सकते हैं। वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, जो भी आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आप वहाँ पे मैसेज बॉक्स में शो करवा सकते हैं। सो चूंकि हम लोग फॉर्म बेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल नहीं है, सो इस वजह से इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंसोल मैंने मैसेज बॉक्स यूज किया। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो यानी जब हम फॉर्म यूज करेंगे तब हमें मैसेज बॉक्स यूज करना पड़ेगा। मैसेज बॉक्स यूज कर सकते हैं या एनी अदर टूल्स यूज करेंगे जो कि मैं थोड़ी देर तक लेक्चर में यूज करूंगा आउटपुट के लिए। ठीक। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये अबू बकर जाहिद ने जो बात पूछी थी वो जरा रिपीट कर दें। उसने क्या पूछा था, काइंडली आप रिपीट कर दें। सर उन्होंने कहा था कि एक ही करवाएगा, इस तरह का था कुछ। हाँ जी, अभी मैं थोड़ा सब्र करें, ये चीज़ हैंडल हो जाएगी, मैं एड्रेस कर दूंगा। एक जनरेट करवाएगा या एक से ज़्यादा करवाने हैं तो क्या करेगा। सो इसके अलावा कोई क्वेश्चन? चलें, अब चूंकि मैंने जैसे ही ऐसे यहाँ पे कॉल किए तो वो पहला क्या कहता है कि यहाँ पे वो नॉन नेगेटिव कोई एक इंटीजर नंबर जनरेट होगा, यानी कि मैक्सिमम 0 से लेके मैक्सिमम वो नंबर जनरेट हो सकता है जो 32 बिट के अंदर स्टोर होगा। सो अब चूंकि इसकी रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है, सो मैं इसका जो आंसर है वो किसी एक इंटीजर वेरिएबल में रख लेता हूँ। सपोज इंटीजर x इज इक्वल टू कह देता हूँ। सो यानी कि एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, वो किस में स्टोर करवा लूंगा, x में स्टोर करवा लूंगा। अब इस x की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, मैसेज बॉक्स में शो करवा लेता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और उसमें मैं अब देखिए इसमें मैं स्ट्रिंग पास कर सकता हूं, जबकि x जो है वो मेरे पास इंटीजर है। तो x को मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूंगा डॉट टू स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन से। x जो है वो आपके पास इंटीजर टाइप है, हम लोग मैसेज बॉक्स में स्ट्रिंग पास करना चाहते हैं, तो देन हम लोग x को क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। सो अभी जब मैं जैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक रैंडम नंबर आएगा, ये कुछ आ रहा है 1399602402। अब मैं इसको ओके प्रेस करूंगा, दोबारा से फिर ये बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो रैंडम नंबर है 1793470316 आ रहा है। यानी कि जब भी मैं बटन प्रेस करता हूँ मेरे पास नया रैंडम नंबर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे उसको जो सीड वैल्यू है वो सिस्टम क्लॉक दिया हुआ है। सो एक मरतबा बटन प्रेस करने और दूसरी में दफा के दरमियान में टाइम जो कंप्यूटर का टाइम है वो सेकंड्स में चेंज हो जाता है। सो इस वजह से उसके लिए नई रैंडम वैल्यू सीड वैल्यू आती है, स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू आती है। सो उसके लिहाज से वो नंबर जनरेट करता है। सपोज करें मैं यहाँ पे कोई यानी नंबर 45 पास कर देता हूँ। सो उसके बाद मैं जब रैंडम नंबर जनरेट करवाऊंगा यूजिंग दैट बटन, एट ईच एंड एवरी एग्जीक्यूशन हमारे पास सेम आएगा। आप नोट कर सकते हैं 50 54 79 873। सो सिमिलरली मैं दोबारा से फिर करूंगा तो आपके सामने वही रैंडम नंबर आ रहा है, जबकि लास्ट टाइम एग्जीक्यूशन के अंदर दूसरी मरतबा जब किया था तो आपके पास नया रैंडम नंबर आया था। अब क्योंकि पास उसकी इनिशियल वैल्यू सेम है, सो हर मरतबा वो सेम रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा। लेकिन वो जो रैंडम नंबर एक भी फिलहाल जनरेट करवाना है, एक या एक से ज्यादा जनरेट करवाएंगे तो आपस में पैटर्न जो उनका होगा मोर देन वन रैंडम नंबर्स का, वो रैंडम होगा, अनप्रडिक्टेबल होगा। लेकिन सीड वैल्यूज की वजह से एक मरतबा की जो नंबर्स आएंगे वो दूसरी मरतबा के साथ सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो डिपेंड करेगा आपने यहाँ पे जो सीड वैल्यू पास की है। ठीक है,
हाँ, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? समझ आ गई है? सारे गायब हैं? सर ये चीज समझ नहीं आई है सर, ये सीट वैल्यू की समझ नहीं आई। बच्चे आप देखें, मैंने 45 पास किया है यहाँ पे सीड वैल्यू। तो जब भी मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब बटन को प्रेस करूंगा, तो मेरे पास हमेशा सेम रैंडम नंबर आ रहा है, 50 57 79 873। दूसरी मरतबा करूंगा, फिर मेरे पास वही आ रहा है, 50 57 79 873। फिर दोबारा प्रेस करूंगा तो मेरे पास 50 57 79 873 सेम रैंडम नंबर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं पास करूंगा तो वो सिस्टम क्लॉक यूज करेगा। मसलन अगर सपोज करें कि अभी आपके पास मैंने एग्जीक्यूट किया और अभी आपके पास टाइम जो हुआ है वो 2:05 और कोई सपोज किया 24 सेकेंड हुए हैं, तो आपके पास ये वाला रैंडम नंबर आया है। और उसके बाद मैंने इसको ओके प्रेस किया, जैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो वो 24 सेकेंड नहीं हो, वो कोई 45 50 सेकेंड तक जा चुका होगा। तो जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपके पास प्रीवियस एग्जीक्यूशन से डिफरेंट रैंडम नंबर आया है। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप सीड वैल्यू पास कर देंगे तो देन हम हर एग्जीक्यूशन के ऊपर हर मरतबा बटन जब प्रेस करेंगे तो सेम रैंडम नंबर्स आएंगे। और अगर नहीं पास करेंगे तो देन जो रैंडम नंबर जनरेट होंगे वो प्रीवियस एग्जीक्यूशन से डिफरेंट होंगे। सो अगेन अनदर थिंग कि जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा होगा वो आप लोग देख सकते हैं, वो चाहे सीड वैल्यू सेम या डिफरेंट के सिस्टम क्लॉक वाली जो नंबर जनरेट हो रहा है वो 0 से बड़ा, और एक ऐसी वैल्यू जनरेट हो रही है जो कि इंटीजर 32 बिट के अंदर स्टोर हो सकती है, और हमेशा आपके पास एक पॉजिटिव नंबर जनरेट होता है। सो हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यानी कि इसमें हम लोग कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर कह देते हैं। एनी पॉजिटिव इंटीजर ये जनरेट करेगा आपके तो सामने। रैंडम नंबर शो हो रहे हैं सर? हाँ, हाँ जी। वो भी रैंडम नहीं शो होंगे, यानी कि उनकी लेंथ है कि कुछ आ रहे हैं हमारे पास 5-6 डिजिट्स आ रहे हैं, तो वो भी रैंडम नहीं होंगे या फिर हाँ जी, क्यों, चूंकि उसने सपोज किया मैक्सिमम जो नंबर 32 बिट के अंदर स्टोर हो सकता है वो सपोज किया 1 अरब हो सकता है सपोज। तो जो रैंडम नंबर उसने जनरेट करना है ना वो 0 से 1 अरब के दरमियान हो सकता है, तो उसकी लेंथ वो 55 भी जनरेट करवा सकता है, वो 1079 भी जनरेट करवा सकता है। तो वो मैक्सिमम जो है वो लिमिट है 0 से उसके दरमियान, उसके दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ओके कि नहीं समझ आई? आ गया। चले अब हम लोग नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट जो है उसमें चलते हैं RND डॉट, जो नेक्स्ट ही फंक्शन है उसकी जो सेकंड इम्प्लीमेंटेशन है। सेकंड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें ये कह रही है कि आपने इसके अंदर मैक्सिमम नंबर पास कर देना है। जब आप मैक्सिमम नंबर पास करेंगे, सपोज आप इसके अंदर 100 पास कर देते हैं, तो वो क्या करेगा, 0 से लेके 100 से लेस नंबर जनरेट करवाएगा। मतलब 0 से, इसमें जो मैक्सिमम नंबर जनरेट होगा वो 0 से लेके 99 जनरेट होंगे। मतलब 0 जनरेट हो सकता है, यानी कि 0 इंक्लूडेड होगा, 100 एक्सक्लूडेड होगा। जो आप नंबर यहाँ पे पास करेंगे वो एक्सक्लूडेड होगा, उससे छोटे तमाम नंबर जनरेट होंगे। और अगेन आपको ये इंटीजर रिटर्न करवाता है, तो यहाँ पे मैं इसको इंटीजर x ही कह देता हूँ। और अब चूंकि मैंने डिफरेंट वैल्यू रखी हुई है, तो आप सपोज करें, देखिए मैं जब भी एग्जीक्यूट करूंगा तो 0 से लेके वो 100 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा, और हर एग्जीक्यूशन के ऊपर वो डिफरेंट होगा, क्योंकि सीड वैल्यू मैंने सिस्टम क्लॉक यूज 65 आया है। अब मैं फिर नेक्स्ट बटन प्रेस करता हूँ तो आपके सामने 86 आ रहा है, फिर नेक्स्ट बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने 44 आ रहा है। जो रैंडम नंबर्स देखें आ रहे हैं उनका कोई स्पेसिफिक एल्गोरिथम नहीं है कि वो किस तरह से जनरेट हो रहे हैं। 33, ठीक है, 24। सो जब भी आप रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे वो डिफरेंट आएंगे। लेकिन अगर सपोज किया मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीड वैल्यू यूज कर देता हूँ सपोज 45। नाउ अगर मैं बटन प्रेस करूंगा तो वो करवाएगा 0 से 100 के दरमियान ही, लेकिन हर एग्जीक्यूशन के ऊपर जो है ना वो सेम रैंडम नंबर होगा। सपोज जैसे देखें 23 है, तो नेक्स्ट भी जो रैंडम नंबर होगा वो 23 ही होगा। फिर उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट जो 23, यानी कि हर मरतबा वो सेम ही जनरेट करवाएगा। सो
अब इस चीज के एडवांटेज हैं, यहाँ पे सीड पास करें या ना करें, हर एक की एडवांटेज है, वो मैं थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करूंगा। अब ये चीज होगी, यानी कि ये जो है 0 से जो है ना 100 के दरमियान जनरेट करवाएगा, एंड 100 जो है ना वो इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। 0 से 100 के दरमियान पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, और जो 100 होगा ना वो एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन सिमिलरली इसी की इंटीजर, सॉरी इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम लोग ये करते हैं rnd.next, और उसमें हम लोग जो है ना थर्ड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। और थर्ड इम्प्लीमेंटेशन में वो ये कहता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पास करें। सपोज मैं इसको कह देता हूँ कि आपने जो है ना 50 से 150 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। तो नाउ ये अगेन इंटीजर स्टोर करवा रहा है, तो मैं इसको फिर से x में रखवा लेता हूँ, इंटीजर x इज इक्वल टू रैंडम, और इसको शो करवाते हैं। और मैंने सीड वैल्यू नहीं यूज करी, तो हर मरतबा एग्जीक्यूशन के अंदर वो डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा, बट दोज विल बी बिटवीन 50 एंड 150। लेकिन 150 उसमें एक्सक्लूडेड नहीं, इंक्लूडेड नहीं होगा, एक्सक्लूडेड होगा। 67 114 132 124, यानी कि 50 से वो जो है ना 150 के दरमियान जनरेट करवा रहा है। तो 50 इंक्लूडेड है, जस्ट लाइक जैसे ऊपर है। 50 जो है 50 से 150 के दरमियान, और जो है ना आपके पास 150 जो है ना वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी कि जो है ना अगर आपने इंटीजर वैल्यू जनरेट करवानी है ना, अगर हमने अशारिये वाला नंबर जनरेट करवाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। अब उसके लिए हमारे पास जो है ना नेक्स्ट डबल की कमांड है। जैसे मैं इसको यूज करूंगा और स्टार्टिंग ब्रैकेट प्रेस करूंगा, तो नाउ अब इसमें देखिए वो कह रहा है कि नेक्स्ट डबल जो है वो रैंडम क्लास में एक मरतबा, इसके साथ वो 1 2 या 1 3 नहीं दे रहा। इसके साथ वो कह रहा है कि एक ही फंक्शन है जो है ना वो रैंडम क्लास के अंदर नेक्स्ट डबल का, और वो रिटर्न क्या करेगा आपको एक डबल वैल्यू, बट दैट डबल वैल्यू विल बी बिटवीन 0 एंड 1। अब इसमें 1 जो है ना इंक्लूडेड नहीं होगा, 99 999 एक वैल्यू इंक्लूड हो सकती है, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा। मतलब जो 999 अगर आती है तो आप उसको राउंड ऑफ करके 1 कर सकते हैं, बट 1 एज इट इज एक्सप्लिसिटली नहीं आएगा, बट 0 एक्सप्लिसिटली आ सकता है। सो अब चूंकि यहाँ पे देखें ये जो नेक्स्ट डबल फंक्शन है वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, डबल टाइप की, तो इसका जो आंसर है वो मैं किस में रख लूंगा, डबल टाइप के वेरिएबल में रख लूंगा, डबल डाटा टाइप के। मैं उसको x का नाम दे देता हूँ, और यहाँ में सेमीकोलन। नाउ जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये आपको जो नंबर जनरेट करवाएगा वो 0 से 1 के दरमियान होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। जीरो 0.49 16 डेसिमल प्लेसेस तक वो जनरेट करवा रहा है। 0.64 0.73 0.72 0.60 एंड सो ऑन। वो एक रैंडम नंबर जनरेट करवा रहा है जो कि 0 से 1 के दरमियान में है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 0 से 1 के दरमियान, एंड 1 जो है वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी। नाउ अनदर पॉइंट इज कि अगर आपने जो यहाँ ये तीन जो है वो एक इंटीजर नंबर जनरेट करवाते हैं, और ये जो है वो 0 से 1 के दरमियान जनरेट करवाता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने जो नंबर है वो 50 से 100 के दरमियान जो है ना वो अशारिये वाला जनरेट करवाना, मतलब जो रैंडम नंबर जनरेट हो वो 67 पॉइंट समथिंग हो, 81 पॉइंट समथिंग हो, एग्जैक्टली 81 ना जनरेट करो, यानी कि उसके साथ अशारिये वाली वैल्यू भी हो, तो क्या सोल्यूशन होगा। एनीवन कैन रिकमेंड। जी आप लोग अपना दिमाग लड़ा सकते हैं। हेलो सर क्वेश्चन दोबारा बताइए।
क्वेश्चन ये जी है सर, कि ऊपर वाले जो तीनों है ना, ये जो है वो एक कोई भी इंटीजर नंबर जनरेट करवाता है। ये 0 से लेके 100 के दरमियान जनरेट करवाता है। ये 50 से 150 के दरमियान, ये वाला जो है वो 0 से 1 के दरमियान जनरेट करवाता है। और अगर सपोज करें मुझे 50 से 75 के दरमियान डेसिमल नंबर जनरेट करवाना है, ये ऊपर वाले तो इंटीजर जनरेट करवाते हैं ना, मुझे 50 से 75 के दरमियान डेसिमल नंबर जनरेट करवाना है, तो फिर क्या करूंगा? सर फ्लोट में लेंगे उसका। सर ये Float सेकंड X। है ना, नेक्स्ट जो लिमिट दी है हमने 50 से 150 को, उसको हम डबल में ले लेंगे तो डेसिमल। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोग वहां पे गौर करें तो जो हम लोग आर्गुमेंट्स के अंदर जो है ना, वो नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे वो मेंशन करता है कि उस आर्गुमेंट्स के अंदर जो है ना, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास हुई हुई है। ठीक है, लिमिट्स के अंदर जो है ना आप इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं। आप कह रहे थे ना सपोज 50 पॉइंट समथिंग पास कर दूं और 150 पॉइंट समथिंग पास कर दें, तो वो जो है ना यहाँ पे कह रहा है कि इनपुट आर्गुमेंट्स हैं जो इंटीजर टाइप के होंगे। तो जाहिर ये नो वाला सर, उधर आप इंटीजर ही पास करें, लेकिन जब वो आप मतलब के एक्स में स्टोर करवाते हैं तो वहां पर डबल करवा दें। वो सपोज करें 75 जनरेट करा रहा है, तो मैं उसको डबल में रखवा भी लूंगा ना, तो जो है ना वो 75 ही रहेगा, उसको 75 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं करेगा। ओके सर। एनी अदर सोल्यूशन? बोले? चले मैं खुद ही बोल देता हूँ, जो रैंडम नंबर जनरेट होना है वो डबल नंबर जनरेट होना है, तो मैं उसको अगेन एक्स ही कह देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, रैंडम नंबर जनरेट सपोज किया 50 और 150 के दरमियान जनरेट करवाना है, जो कि डेसिमल हो, तो मैं उसको 150 या 75 के दरमियान का, मैं उसको नेक्स्ट के अंदर वही यूज करूंगा 50, और सॉरी नेक्स्ट डबल की बजाय नेक्स्ट यूज करेंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे 50 और 75 कह देंगे। अब ये ध्यान में रखें कि 75 इंक्लूडेड नहीं होगा, 75 क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा। इसमें मैं प्लस क्या कर दूंगा, RND डॉट नेक्स्ट डबल, और इससे क्या होगा, ये जो नंबर जनरेट होगा वो 50 से मैक्सिमम 74 जनरेट हो सकता है इतने पोर्शन से, प्लस मैं उसके अंदर एक इशारे वाला नंबर जो कि 0 से 1 के दरमियान होगा, तो देन जो है ना वो उसके अंदर सपोज 67 इस वजह से इसकी वजह से जनरेट होता है, यहाँ पे 0.23 जनरेट होता है, तो ऐड होके क्या हो जाएगा 67.23 आंसर हो जाएगा, और एक्स में स्टोर करवाएंगे, एक्स को हम लोग शो करवा देंगे। दूसरी मरतबा सपोज 72 होता है, तो यहाँ पे आपके पास 0.81 जनरेट होता है, तो 72.81 हो जाएगा। ठीक है, सो एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं क्या वो ऐसे ही करता है। $65.80 समथिंग, 71.02। तो अब क्या आपके पास जो है ना हर एग्जीक्यूशन के ऊपर गिवन रेंज के अंदर एक डेसिमल नंबर जनरेट हो रहा है। ये बात समझ में आ गई है कि नहीं आई? जी बच्चों समझ आ गई है? सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोले। सर ये जो रैंडम नंबर का हमने एक फिक्स किया था 45 रखा था, जैसे अगर हम वहां पर नंबर रख दें, कोई फिक्स कर दें और फिर दोबारा से कोई कमांड नीचे साथ में एंटर करें, तो क्या एक फिक्स वैल्यू हमारे पास आएगी बार फिक्स बार? जैसे मैं अब हम करके देख लेते हैं, हमसे किसी ने कौन सा बिल भेज देना है, मैंने 45 कर दिया है। हम लोग अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। $55.021 आ रहा है। आप अगर रिमेंबर कर सकते हैं तो ये पैटर्न जेन में रख लें, 437021 आ रहा है। ठीक है, दूसरी मरतबा फिर चलाते हैं तो 55.021 1437 कुछ इस तरह से नंबर आ रहा है। तो हर एग्जीक्यूशन के ऊपर आपके पास सेम आ रहा है जब आप सीड वैल्यू फिक्स कर देते हैं। जब सीड वैल्यू फिक्स नहीं करते तो सिस्टम क्लॉक यूज करता है, और सिस्टम क्लॉक सेकेंड्स में चेंज होता है, तो हर मरतबा उसको नई सीड वैल्यू मिलती है, तो हर मरतबा वो नया रैंडम नंबर फिर जनरेट करवाता है। जी बच्चे, एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? सर ये सीड वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, मतलब सीड वैल्यू सीड को वैल्यू को आप की ये समझ लें कि इसको दो अंदाज में आप समझ सकते हैं।
पहली तो बात ये है कि आप इसको उस जो एल्गोरिथम है ना, जैसे सपोज किया हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं थीटा आई प्लस वन इज इक्वल टू थीटा आई सम प्लस, कुछ इस तरह से करते थे। ऐसे ही कोई फार्मूला होता था ना डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो उसमें हम लोग थीटा वन कैलकुलेट करने के लिए थीटा जीरो देते थे, ठीक है जी सर। तो जो है ना, यानी कि हम लोग इनिशियल वैल्यू देते थे। तो जो इस रैंडम नंबर्स को जनरेट करवाने के लिए बिहाइंड एल्गोरिथम है, उसका भी जो रिलेशन है वैसा रिकर्सिव रिलेशन ही है, ठीक है। उसमें आपको इनिशियल वैल्यू पास करना पड़ती है। अब सपोज करें आप जब इनिशियल वैल्यू सेम पास करेंगे हर मरतबा, तो वो उस इनिशियल वैल्यूज के मुताबिक क्या करेगा, वो हमेशा फिक्स वही रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा। लेकिन अगर आप सिस्टम क्लॉक रख देंगे तो इनिशियल वैल्यू क्लॉक की वैल्यू यूज करेगा, जो कि हर मरतबा चेंज हो रही होगी, और हर मरतबा फिर वो नया रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा, ठीक है जी। ओके सर। और इसको दूसरे अंदाज में भी सीड को डिफाइन करते हैं कि जो आप यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे ना, सपोज 45 पास करते हैं, तो वो इसको जो इस तरह से भी डिफाइन बाज़ जगहों पे किया जाता है कि वो कॉइन को ना 45 मरतबा जो है ना वो उछालेगा, और हर मरतबा में जो मैक्सिमम ऑप्शन आएगी ना, जो एवरेज ऑप्शन आएगी, वो रैंडम नंबर आपके सामने लिखेगा। मतलब 45 मरतबा कॉइन को उछाला, तो उसमें से सम टाइम हेड आएगा, सम टाइम टेल आएगा सपोज। तो ऐसा भी हो सकता है कि 30 मरतबा जो है ना वो हेड आया हो, और जो है ना 15 मरतबा टेल आया हो, तो वो आपको 30 आंसर दे देगा, ठीक है। बाज़ जगहों पे इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन अगर आप उस एल्गोरिथम के लिहाज से डिस्कस करें तो ये आपके पास इनिशियल वैल्यू ही है। जी बच्चे समझ आ गई? ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? अब सपोज करें कि मैंने मोर देन वन रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं और उनको प्लॉट करना है। इंस्टेड ऑफ शोइंग इन द मैसेज बॉक्स, हमने उनको प्लॉट करना है। सपोज प्लॉट करने के लिए ग्राफिक्स क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जीजी ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग क्या देते हैं, दिस डॉट क्रिएट ग्राफिक्स। दिस जो है वो हर क्लास का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है। अभी हम लोग फार्म की क्लास के अंदर है, तो ये दिस जो है वो कीवर्ड जो है वो फार्म वन की क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और क्रिएट ग्राफिक्स जो फार्म बिल्ट इन क्लास है उसका फंक्शन है, और वो पेरेंट क्लास है हमारी फार्म वन की, तो इस वजह से उसको हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो थ्रू दिस लाइन हम लोग जीजी वेरिएबल को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो फार्म के ऊपर क्या कर सकता है, ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकता है, ग्राफ प्लॉट कर सकता है, ठीक है। सो उसके बाद हम लोगों ने सॉलिड ब्रश एसबी का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू सॉलिड ब्रश, और उसमें आपने कलर पास कर दिया कि आप किस कलर की जो है ना ड्राइंग चाहते हैं, सपोज रेड कलर की चाहते हैं। सो आप लोग इनको प्लॉट करना चाहते हैं अगर रैंडम नंबर्स को, तो मैं मोर देन वन रैंडम नंबर्स को प्लॉट करना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली मुझे मोर देन वन रैंडम नंबर चाहिए होंगे। फॉर आई 0 टू लेंथ, तो मैं उसको क्या देता हूं कि जो सपोज करें कि वो उसने ना 100 रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं, या सपोज कर लें 500 रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं। तो यहाँ पे आके मैं उसको कहता हूँ कि जो है ना y वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। सॉरी, y हमें डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। सो मैं उसको कहता हूँ इंटीजर y इज इक्वल टू rnd डॉट नेक्स्ट, और उसमें मैं जो उसको रेंज है वो पास कर देता हूँ 0 से लेके, उसने जो है ना या कह लें कि 20 से लेके 100 के दरमियान उसने रैंडम नंबर जनरेट करवाने, और उसको उन्होंने प्लॉट करना है। सो जो मेरे पास जीजी डॉट फिल एलिप्स का फंक्शन है बच्चे, ये चीज भी आपने गौर से समझ लेनी है, इसको रट्टा नहीं मारना। अब देखिए इसके पास जो है ना तीन फंक्शंस हैं जो आप लोगों ने नॉर्मली यूज किए होंगे। हमने जो फंक्शन यूज करना है वो कुछ इस तरह से है। ये वाला पहला आर्गुमेंट आपने ब्रश, जहाँ पे देखिए वो फुली आपको हेल्प कर रहा है, इन चीजों को समझना है, रटा नहीं मारना। पहला ऑब्जेक्ट जो पास करना है वो ब्रश का पास करना है। ब्रश आपने ऊपर बना लिया हुआ है, सो यहाँ पे एस बी पास कर दूंगा, वो साथ हाईलाइट करता जाएगा। एस बी जैसे ही पास करके मैं कोमा लगाऊंगा तो वो देखिए फ्लोट एक्स कह रहा है। फ्लोट एक्स यानी कि दूसरा आर्गुमेंट जो है, इट्स नॉट काइंड कि एक्स आपने पास करना है या वाई पास करना है। इट्स जस्ट लाइक कि एक्स आपके पास एक्स एक्सिस है,
ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस जिस वेरिएबल को आप रखना चाहते हैं वो आप दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पे पास करेंगे और उसकी डाटा टाइप फ्लोट होनी चाहिए। ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस सपोज कि आप आई रखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आई रख दूंगा। नाउ आई की डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है और एक्स जहाँ पे जो वेरिएबल पास होना चाहिए वो फ्लोट है। इंटीजर छोटी डाटा टाइप है और फ्लोट बड़ी डाटा टाइप है। छोटी डाटा टाइप को आप बड़ी डाटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। मसलन अगर आपके बैग के अंदर जो सामान है वो एक रूम के अंदर एडजस्ट हो सकता है, लेकिन रूम का जो सामान है वो आपके बैग में एडजस्ट नहीं हो सकता। सो बड़ी डाटा टाइप के अंदर छोटी डाटा टाइप स्टोर हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग फ्लोट वैल्यू इंटीजर में स्टोर करने जाएंगे तो वो जो डेसिमल वैल्यू होगी वो उसको रिमूव करवा देगा, जो इंटीजर वैल्यू होगी वो स्टोर करवा लेगा। सो जहाँ पे आपने आई पास कर दिया, सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगेन वो वेरिएबल आएगा, इट्स नॉट काइंड कि वाई आएगा। यहाँ पे वो वेरिएबल आएगा थर्ड आर्गुमेंट जो आप अलोंग वाई एक्सिस रखना चाहते हैं, जो आप क्या करना चाहते हैं अलोंग वाई एक्सिस रखना चाहते हैं। अभी कुछ एरर्स आएंगी, मैं वो डिस्कस करके आप लोगों के सामने, ताकि आपको रटा ना मारना पड़े, हम लोग उसको डिस्कस करें। अब हम लोग अलोंग वाई एक्सिस रैंडम नंबर्स को रखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे वाई पास कर दिया। उसके बाद बेसिकली ये जो एक्स लोकेशन बनेगी ये वाई लोकेशन बनेगी। इस एक्स वाई लोकेशन के ऊपर आप छोटी सी एलिप्स ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे अब जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लॉन्ग एक्स एक्सिस और लॉन्ग वाई एक्सिस जो जो वैल्यूज बनती जा रही होती थी उनको आपस में मिला के हम लोग एलिप्स ड्रॉ करते जाते थे और एट द एंड उन सर्कल्स को या डॉट्स को मिलाते थे तो आपके पास एक ग्राफ का पैटर्न आ जाता था। सो जो वहां पे एलिप्स ड्रॉ करनी है उसकी विड्थ और हाइट आप लोग पास कर देंगे। ठीक है। सो अभी इसमें कुछ मसले आएंगे, सो लेट्स सी कि वो मसले क्या आएंगे ताकि हम लोग उनको डिस्कस करके रिजॉल्व करें। जैसे ही मैं इसको प्लॉट करूंगा तो जो ग्राफ आएगा वो फॉर्म की टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर वो शो करवाएगा। अगर मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर ये वाला बंदा है तो जो ग्राफ आएगा जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर शो करवा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो सिमुलेशन के अंदर या सी शार्प के अंदर आपके पास जो आपके पास एक्सिस का जो बाय डिफॉल्ट ओरिजिन है वो फॉर्म की टॉप लेफ्ट कॉर्नर यानी कि यहाँ पे 0 0 है। इस साइड के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस साइड के ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट है, इधर थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पहली तो बात आपने ओरिजिन को शिफ्ट करना है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ओरिजिन सपोज किया इस जगह के ऊपर चाहते हैं तो इसका मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस भी आपको इधर आना पड़ेगा और अलोंग वाई एक्सिस भी। और एक जो मेजर डिफरेंस ये है कि इसका नीचे की तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस नेगेटिव है। नीचे की तरफ वाई एक्सिस क्या है पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस क्या है नेगेटिव है। सो इसको रिवर्स करने के लिए हम लोग अगर अपनी एनालॉजी में जाने के लिए अगर इसको ये पॉजिटिव है और ऊपर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तमाम वैल्यूज को, तो पॉजिटिव नेगेटिव में चला जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव में आ जाएगा। सो एक तो बात ये होगी कि हमने वाई एक्सिस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है ताकि हम लोग जो है ना एक्सिस की एनालॉजी को अपने मुताबिक कर दें। बाय डिफॉल्ट फॉर्म का जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन हमारी एनालॉजी के मुताबिक अगर ओरिजिन यहाँ पे है तो जो है ना जो फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर बनेगा, सेकंड इधर, थर्ड इधर, फोर्थ इधर। लेकिन सी शार्प के अंदर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो यही है, सो इस वजह से वो यहाँ पे पॉजिटिव वाई होने की वजह से वो इस साइड के ऊपर ग्राफ शो करवा रहा है। सो पहले तो हमें ओरिजिन को शिफ्ट करना है। सपोज यहाँ पे करना चाहते हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस भी एक नंबर ऐड करना होगा और अलोंग वाई एक्सिस भी ऐड करना होगा। और जो अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग प्लॉट करवा रहे हैं वो आई है, सपोज आप इसमें 150 ऐड करवा देंगे। ठीक है। एंड सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस आप सपोज जितना भी जाना चाहते हैं उसमें 200 ऐड करवा देते हैं। ठीक है। अब मैं जैसे इसके अंदर 200 ऐड करवाऊंगा आपके सामने कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। ठीक है। देखिए ओरिजिन जो है ना 150 इधर मूव कर गया, 250 इधर आ गया, तो वो यहाँ से जो है ना इस तरफ ग्राफ शुरू होना शुरू हो गया है। अब नॉर्मली हमारे पास चूंकि ये रैंडम नंबर जो उस तरह से बिहेवियर शो नहीं कर रहा, लेकिन हमें एक्चुअल ग्राफ शो करवाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है ताकि हम लोग अपनी एनालॉजी के मुताबिक जो है ना वो ग्राफ को शो करवा सके। मसलन इसकी मैं एग्जांपल जो है ना वो आपको साइन का ग्राफ प्लॉट करवा के भी शो करवा दूंगा, या जब फिजिकल क्लास होगी तो उसमें भी डिटेल से एड्रेस कर दूंगा। ठीक है। तो अब देखें ये थोड़ा सा पहले इधर नीचे था तो अब ऊपर चला गया है।
सो होपफुली आप लोगों को ये ग्राफ प्लॉट, रैंडम नंबर्स को प्लॉट करने का मेथड भी डिस्कस हो गया है। अगर कोई मसला हो तो आप लोग जो है ना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो अब अगर अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग पॉज